नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दिलजीत दोसांझ हैज़ डन इट अगेन, हिट मी बेबी वन मोर टाइम वाला एटीट्यूड रखने वाले हमारे ये जो भाई हैं, भाई ही बोलूँगा क्योंकि वो हमें भाई समझे ना समझे, हम तो उनको भाई समझते हैं। और वो भाई हमें क्यों नहीं समझते, इसका प्रोबेबल कॉज प्रोबेबल रीज़न जो है, जो वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ वार्तालाप करके कुछ सवाल भी पूछूंगा, अपना थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा, क्योंकि हक बनता है। हम भी टैक्स पेयर्स हैं, हमारा ही चैनल है, तो अपना ओपिनियन देना तो बनता ही है। और उसके बाद आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस सारे विवाद के बारे में सोचते क्या हैं। विवाद क्या है? विवाद यह है कि संडे की रात को, रविवार की रात को, देर रात को सरदार जी 3 का प्रोमो रिलीज किया गया इंस्टाग्राम के ऊपर दिलजीत दोसांझ के द्वारा। अब आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देश में इस समय जो माहौल है, देशभक्ति जो काफ़ी लोगों के अंदर उमड़ी हुई है, उसने एक चीज़ को नोटिस किया। और वो चीज़ थी कि इस ट्रेलर के अंदर पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस हानिया आमिर, उनका उपस्थित होना और उनको भरपूर तरीके से कैमरा का टाइम देना और ये दिखाना कि कितनी खूबसूरत हैं, कितनी नज़ाकत वाली महिला हैं और कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। अब चक्कर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है और पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, खतना किया है कि नहीं, मुसलमान हो कि नहीं, इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जो ये हमला किया गया, उसके बाद से थोड़े इमोशंस हाई हैं। और ये लगातार कोशिश रही है लोगों की ये कहने की बॉयकॉट पाकिस्तानी टैलेंट और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड आर्टिस्ट्स। हालांकि बॉलीवुड के द्वारा हमेशा उनको बचाने की कोशिश करी गई है, ये बोल के कि बॉर्डर नहीं होता आर्टिस्ट्स का। उस चीज़ को इस वीडियो के अंदर गलत साबित कर देंगे। पर पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेलर आया है उसके ऊपर विवाद क्यों मच रहा है। क्यों तो वैसे मैंने आपको बता दिया, पर लोगों के क्या रिएक्शन है और दिलजीत दोसांझ जो हैं उनके बारे में इंडस्ट्री वाले क्या कह रहे हैं, जिनकी वजह से उनको थोड़ी ज़िंदगी में दिक्कत आ सकती है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आने भी चाहिए। एक इंसान है BN तिवारी, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉइज का। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, पर इनका ये कहना है कि इस फिल्म को ये भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। ये इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट कहा है और इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने वाले हर प्रोड्यूसर और हर एक्टर को बैन किया जाएगा और दोसांझ भारत में कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये जो इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, इनका इतना कैसा प्रभाव है कि ये दोसांझ को भारत में कहीं परफॉर्म नहीं करने देंगे। पर एटलीस्ट इतना तो है कि हिंदी फिल्मों में या फिर इस तरफ नॉर्थ इंडिया की तरफ इनको बैन किया जा सकता है, बॉलीवुड में एटलीस्ट इनको बैन किया जा सकता है। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर इन्होंने कहा, एंड आई कोट, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोल दे कि तुमने मुझे मिस कोट किया है और बाद में मेरी क्लास लेने के लिए कोई आ जाए। इनका यह कहना है कि हमने उन पर बैन लगाया था इस फिल्म को रिलीज ना करने के लिए। मैंने सुना है कि वो फिल्म फॉरेन में या पाकिस्तान में रिलीज कर रहे हैं। यदि इस तरीके से कोई भी हरकत करते हैं तो दिलजीत दोसांझ और उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट लेदर हाउस और जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबको इंडिया में बैन करेंगे, यहाँ इनके प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक इमोशनल रिएक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में सही भी है कि अगर इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ किया जाता है या इस तरीके की प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है जहाँ पे दे से वी डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट इंडिया, कि इंडिया में आप हमें रिलीज़ करने दोगे कि नहीं, क्योंकि हानिया आमिर इसके अंदर हमारी को स्टार हैं, हम इसको पाकिस्तान में रिलीज़ कर देंगे, हम इसको कनाडा में रिलीज़ कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉल है दिलजीत दोसांझ के ऊपर कंप्लीट बैन लगाने का हिंदुस्तान के अंदर की कोई परफॉर्मेंस कर सके, वो एक लाजमी चीज़ है। अब वो लाजमी क्यों है उसका एक और कारण है जो कि दिलजीत दोसांझ ने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली अपने पैसे का हवाला दिया है कि मैं तो टैक्स देता हूँ हिंदुस्तान में, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वो क्या है आगे बताता हूँ आपको। पर फिलहाल अगर BN तिवारी जी का थोड़ा सा स्टेटमेंट को मैं आगे और एनालाइज करूँ और जो इन्होंने इंटरव्यू में बातें करी उसको अगर हम थोड़ा मद्देनजर रखें, तो उनका ये कहना है कि हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखेंगे, हम प्रधानमंत्री को भी एक लेटर लिखेंगे और प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखकर हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो गद्दारी गद्दारी गद्दारी, एक फिल्म बनाने वाला एक पाकिस्तानी को स्टार के साथ गद्दार कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? इनका ये कहना है कि हमें लगता है कि अंदर ही अंदर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये ट्रेलर निकाल रहे हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंसर बोर्ड तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। अब सेंसर बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि नहीं इस मूवी का मुझे नहीं पता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग सेंसर बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर एक मूक दर्शक है और कुछ भी नहीं है। वो जब उसका मन करता है एक्शन लेता है, जब मन करता है एक्शन नहीं लेता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में IB का इम्पॉर्टेंट रोल है, और IB ये कह सकता है कि चूंकि इस फिल्म के अंदर एक पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस है,
इस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तानी प्रेमी जितने भी हमारे देश के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात पे चिल्लाना शुरू कर देंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक लगाई जा रही है, तानाशाही चल रही है, फिल्मों को आर्टिस्ट्स का गला दबाया जा रहा है, उनकी उनके उनके टैलेंट को रौंदने की कोशिश करी जा रही है। सब भूल जाएंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद में किस तरीके से कई 100 फिल्मों के ऊपर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाया गया था। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी आंधी, जो मेरे ख्याल में कौन थे वो, हमारे संजीव कुमार जी की वो फिल्म थी। ब्यूटीफुल फिल्म, रिलीज़ होने के इमीडिएटली बाद लेकिन उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। हालांकि कैसेट्स के ऊपर वो अवेलेबल हुई थी और काफ़ी लोगों ने देखी थी, मैंने भी देखी है। इंदिरा गांधी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी ऐसा लोग कहते हैं, पर कांग्रेस वाले थोड़ा अपना, या लेफ्टिस्ट या वोक लोग जो है हमारे, वो अपना इतिहास भूल जाते हैं। अब चक्कर ये है कि इस फिल्म के ऊपर इतना हल्ला बोल क्यों हो रहा है, और दलील ये दी जा सकती है कि हानिया आमिर को फिल्म रिलीज मतलब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम होने के पहले साइन किया गया था, तो उसमें उस बेचारी का क्या दोष। वो तो एक अबला नारी है, पाकिस्तान से भागी हुई बीमारी है, जिसको हमने अपने घर के अंदर अपनाया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, फेम दिया, सब कुछ दिया। अब चक्कर ये है कि लोगों को हानिया आमिर से स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब एग्जीक्यूट किया गया था और उस समय जब पाकिस्तानियों को बोला गया था हिंदुस्तान के द्वारा कि जो भी स्पेशल वीज़ा के ऊपर है, या जो भी आर्टिस्ट या दो टकिए बांसुरी वादक या दो टकिए एक्ट्रेसेस यहाँ पे आई हुई हैं अपना कास्टिंग काउच करते हुए, और सॉरी कास्टिंग काउच करते नहीं, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेक्सुअल एक्सचेंज करते हुए जो काम ले रही थी, उनको जब बोला गया कि आप यहाँ से वापस भागिए, आपको हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त नहीं है, और उसके बाद जब भारत ने एक्शन लिया, जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हानिया आमिर जी का एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी आया था। और स्टोरी क्या था? स्टोरी ये था कि भारत जो है एक डरपोक देश है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो स्टोरी है जो हानिया आमिर जी ने लिखी थी, जो कहती है कि आई डोंट हैव फैंसी वर्ड्स राइट नाउ, आई हैव just anger, pain and a heavy heart. A child is gone, families are shattered, and for what? This is not how you protect anyone. This is cruelty, pain, plain and simple. You don't get to bomb innocent people and call it strategy. This isn't strength, this is a shameful, this is cowardly, and we see you. ये इन्होंने लिखा था, we see you, ठीक है। वी सी यू का क्या मीनिंग है मुझे यहाँ पे पता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन जब हुआ था, ये भारतीय आर्मी ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, वी विल फाइंड यू, वी फाउंड देम, वी हिट देम, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हानिया आमिर का जो ये जो मैसेज था कि इनोसेंट्स के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, बच्चा मारा गया, पर यही इनके हमास के चाचा और इनके फ़लस्तीन के मामा जब इजराइल के ऊपर हमला करके हज़ारों बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं, तब वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। लेकिन जब पलट के किसी को मार दिया जाता है, उसके अंदर बच्चा मरता है, तो देखो जी बच्चा मार दिया, देखो जी बच्चा मार। अभी ईरान ने इजराइल के एक हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब गिराया, उसके बारे में इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, पर यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अगले दिन इमीडिएटली एक बच्चा लेके सामने आ गया, बच्चा मर गया जी। कोई मुझे ये बताया कि रात को 2 बजे कौन से मदरसे के अंदर और उन मदरसों के अंदर वो 6-7 साल का बच्चा कर क्या रहा था? क्या मौलाना जी के पैंट का नाड़ा खोल के कोई सेवा प्रदान कर रहा था, या मौलाना जी उस बच्चे के पैंट का नाड़ा खोल के कुछ सहायता अपने आप को प्रोवाइड कर रहे थे? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, ये एक ऐसी रचना है जो कि मेरे ख्याल में कोई भी मौलाना, कोई भी मदरसा, कोई भी मस्जिद, कोई भी मुसलमान आज तक हमें समझाने में विफल रहा है कि रात को 2 बजे वो बच्चा वहाँ पे कर क्या रहा था। पर हमें इतना तो ज़रूर पता है कि मदरसों के अंदर और मस्जिदों के अंदर आजकल स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुकू वाले मामले हो रहे हैं। अब हानिया आमिर ने जब ये इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी तो काफ़ी लोगों ने अपना रिएक्शन दिया था। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि दिलजीत दोसांझ की ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है, और ये ब्लाइंड फैन फॉलोइंग कैसे क्या होती है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। इसीलिए मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि संजय दत्त के बारे में एक मेरा पर्सनल कॉन्वर्सेशन एक फ्रेंड से हुआ, जो मैं विदाउट टेकिंग द नेम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ब्लाइंड फॉलोइंग नाम की चीज़ ऐसी कैसी होती है, जहाँ पर इंसान टेररिस्ट तक को आई लव यू संजू बोलने तक के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि इनोसेंस में हो गया था, उसके लिए ज़िंदगी भर थोड़ी सज़ा दोगे उसे। एनीवेज, जैसे मैं दिलजीत दोसांझ की बात कर रहा था, पहले उसी को ख़त्म कर लेते हैं कि दिलजीत दोसांझ की फ़ैन फॉलोइंग, ब्लाइंड फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पर उसके बावजूद कुछ इंडियंस ने, चुनिंदा इंडियंस ने स्टैंड लिया और उन्होंने
इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर दिलजीत दोसांझ को अच्छा खासा सुनाया। स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, जहाँ पे लोगों का कहना है कि वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी बट नॉट एनी मोर, नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, बॉयकॉट पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज। फिर कह रहे हैं भाई तूने इंडिया के लिए सबसे बड़ा जहर है ना, नो लॉयल्टी नाउअडेज टू द मदरलैंड। सब इंडिया के लिए जहर घोलते हैं और हमारे यहाँ के लोग इन्हें काम देते हैं, वाह। और कितना गिरोगे पैसे के लिए, कभी अपने जवानों की शहादत के बारे में भी कुछ बोल लिया करो। अब जवानों की शहादत के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, ये तो मुझे पता है। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम दिलजीत दोसांझ के ऊपर क्वेश्चन कैसे रेज कर सकते हो, क्योंकि अभी ही दिलजीत दोसांझ ने नए साल में प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी और मुलाकात करके वहाँ पे गाना वाना भी गाया था जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। अब भाई देखो, ऐसा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि दिलजीत दोसांझ हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है और प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता। ये आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट हैं, जहाँ पे ये आइडियोलॉजी फैलाते हैं, क्या कहते हैं, देशद्रोह का। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है जिसको सिद्धू मूसेवाला भी सपोर्ट किया करता था, अगर आपने SYL वाला गाना नहीं सुना है तो गौर से इसके लिरिक्स को सुनना, और अगर आप चाहते हो कि SYL का जो गाना है उसके लिरिक्स को पूरी तरीके से डीकोड करके एक एक लाइन को मैं आप लोगों के सामने किसी वीडियो में प्रस्तुत करूं तो मुझे बताना, आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल्सो, ताकि आपको पता चल सके कि सिद्धू मूसेवाला जो कि खुद एक गैंगस्टर था और गैंगस्टर्स के साथ उठता बैठता था, देश के खिलाफ साजिश रचता था, खालिस्तानी सपोर्टर था। और जैसा मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था जब मैंने सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करी थी कि अगर आप गोलियों के साथ खेलोगे तो किसी एक गोली के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, जैसे भिंडरेवाला के साथ भी हुआ था। अब दिलजीत दोसांझ हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जैसे मैंने कहा आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनका। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इनका इशू हुआ, जहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनके कॉन्सर्ट के दौरान पे ये कहा था इनके कि दारू वारू वाला कोई भी गाना जो है वो आप स्टेज के ऊपर नहीं गाएंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि पहले सरकार को बोलो कि देश के अंदर जो ये दारू है उसको पूरी तरीके से बैन कर दे, उसके बाद इस तरीके की बात करी जाए। नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पर मैं दिलजीत दोसांझ का साथ दूंगा, क्योंकि ये जो तेलंगाना सरकार के द्वारा बोला गया था कि स्टेज के ऊपर खड़ा होकर दारू वारू वाला गाना मत गाना, तो ये दिस वॉज अ लिटिल टू मच, ये कुछ ज़्यादा ही बकैती थी। पर उस बकैती को दिलजीत दोसांझ ने सही जवाब देके सही तरीके से हैंडल किया। तो जहां पे जो सही कॉन्वर्सेशन है उसको सही बोला जाएगा, जो गलत कॉन्वर्सेशन है उसको गलत बोला जाएगा। सबसे मेजर जो लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी वो हुई थी इनकी कंगना रनौत के साथ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे कंगना रनौत सही थी, क्योंकि 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था, दिलजीत और कंगना के बीच में झगड़ा होता है, दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाई थी। उसका विवाद ये हुआ था कि एक पोस्ट के अंदर कंगना रनौत ने एक किसान आंदोलन के अंदर एक महिला की फोटो डाली थी जो कि CAA शाहीन बाग के दौरान पे आंदोलन के टाइम पे वहां पे बैठी हुई थी। तो उस समय वो वहां पे हमारी मौलानी दादी बनी हुई थी और किसान आंदोलन के टाइम पे वो हमारी किसान दादी बनी हुई थी। तो वो फोटोज जब आई थी तो कंगना रनौत ने उन फोटोज को शेयर किया था, जिसकी वजह से दिलजीत दोसांझ ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। अब अगर कोई देशभक्त इंसान होता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी की वो लेफ्ट का है, राइट का है, या वोक है, या सेंट्रिस्ट है, कुछ भी हो, वो सीधे से ये कह सकता है कि हाँ भाई, ये इंसान अगर मुसलमान बन के बैठा था शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान और अगर किसान आंदोलन में ये उकसा रहा है लोगों को किसान दादी बनकर, तो ये तो गलत है। ये जो कंट्रोवर्सी है इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी मूवमेंट की ऑथेंटिसिटी तभी साबित हो सकती है जहां पे आप सही का साथ दो और गलत चीज़ को एक्सेप्ट करो। किसान आंदोलन के अंदर कई गलत चीज़ें हुई थी जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है, जो विद्वान लोग हैं उनको पता है, और जो मंद बुद्धि ग्राहक यहाँ पे आए हुए हैं फ्री में गाली देने के लिए, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे। तो वो टू एंड फ्रो वाला कॉन्वर्सेशन में शुरू नहीं करना चाहता। दिलजीत दोसांझ के रंगरूट वाले गाने के ऊपर भी इशू हुआ था, जहाँ पे उन पर यह आरोप लगाया गया था कि ये खालिस्तानी एजेंडा को बढ़ावा देने का बेसिकली तरीका है। तो इन्होंने ये बोला था कि 1984 में एक फिल्म आई थी पंजाब 1984, उसमें इस गाने को यूज़ किया गया था, सेंसर बोर्ड ने अप्रूव भी किया था। तो क्या सरकार भी इसके अंदर शामिल है? तो दिलजीत दोसांझ जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा आतंकवादी आज तक का, जिसका नाम भिंडरेवाला था, उसको किसने सपोर्ट किया था? कांग्रेस ने। 1984 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। खालिस्तानी एजेंडा जो है किसने खड़ा किया? कांग्रेस वालों ने। तो अगर किसी मूवी के अंदर इस सारे के सारे एजेंडा को प्रमोट किया गया या फिर परमिशन दी गई कांग्रेस के रूल के दौरान, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो या क्या उसको डिफेंड कर सकते हो उस टाइम का उलाहना देके, जिस टाइम पे एक्चुअली वो सरकार केंद्र में थी, जिसने सारा का सारा खालिस्तानी एजेंडा जो है भारत के अंदर सेट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सरकार चलानी थी। देश के अंदर एक अस्थिरता बरकरार रखनी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर
एक परिवार जो है, गैंडी परिवार जो है, अपनी सरकार बचा के रख सके और अपना वर्चस्व जो है हिंदुस्तान के ऊपर उसको बरकरार रख सके। दिलजीत दोसांझ की एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और अपना एक छोटा सा ओपिनियन दूंगा, जिसके लिए आप मुझे गाली दे भी सकते हो और पलट के गाली फिर सुन भी सकते हो। वो ये कि 2024 में 28 सितंबर 2024 को मैनचेस्टर में इनका एक कॉन्सर्ट हुआ था। गाना गाते गाते हुए पाकिस्तानी फैन को उन्होंने एक शू गिफ्ट किया, एक इंसान को शू गिफ्ट किया। आई एम अज्यूमिंग कि उनको ये पता नहीं था कि कौन थी, बट आई एम वेरी श्योर कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा होता है। जूता लिया, एक महिला को गिफ्ट दिया और उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इन्होंने कहा कि देखो हमें देखने तो पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, हमारे लिए तो दोनों ही मुल्क बराबर है। ये बॉर्डर्स जो हैं ये पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए अपने फ़ायदे के लिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो दोनों तरफ से प्यार मिलता है, दोनों हमारे लिए बराबर है। तो भाई अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपके लिए दोनों बराबर हैं, देन फ्रेंकली स्पीकिंग यू शुड बी लिविंग इन पाकिस्तान ओनली, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा सुंदर हैं और आपको 4 बीवी रखने की परमिशन भी मिल जाएगी, जो कि सिख धर्म के अंदर अलाउ नहीं होता। दूसरा ये कि कोई भी पाकिस्तानी आपको आपके कॉन्सेप्ट में खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा कि दिलजीत दोसांझ आई हेट यू, वो आपके मुंह पे आपके गाने गाएंगे और वो गाने पसंद करते भी होंगे आपके। लेकिन अगर आप जाके इंटरनेट पे सही तरीके से चेक करोगे तो ये पाओगे कि 99% पाकिस्तानी जो हैं वो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का ओनली रीज़न यही है कि वो हिंदुस्तान से नफरत करता है, गज़वा हिंद करना चाहता है। पर गज़वा हिंद का जो वाक्य है वो मेरे ख्याल में दिलजीत दोसांझ को पता नहीं होगा। दूसरा, दिलजीत दोसांझ आपको ये बता दो कि हाँ, बॉर्डर जो है वो पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसकी रूपरेखा जो तैयार करी गई थी वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा करी गई थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 150 सालों से और एटलीस्ट पिछले 75 सालों से 1887 में जब पहली बार ये आया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तब से टू नेशन थ्योरी जो है एस्टैब्लिश कर दी गई थी। और आपको ये बात तो पता ही है कि मुसलमान कभी भी हिंदू के साथ नहीं रहना चाहता, और एटलीस्ट अगर रहता भी है तो उस ज़मीन को अपनी ज़मीन नहीं मानता है। दारुल अरब और दारुल इस्लाम, इन केस यू डू नॉट नो, प्लीज़ गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ सच सेंटेंसेस, ताकि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक ही तरीके के लोग हैं कि नहीं। हिंदुस्तान कहीं भी नहीं जाता है किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, किसी को कन्वर्ट करने के लिए, किसी के ऊपर फतह करने के लिए। पर कुरान के अंदर लिखा हुआ है गज़वाए हिंद, और ये जो आइडियोलॉजी है ये आपको एक चेतावनी है कि आपको संभल कर रहना है। पर आप जैसे देशद्रोही लोग, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, यहाँ पे मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ जैसे लोग जो पाकिस्तानियों को इतना प्यार दिखाते हैं वो एक्चुअली में देशद्रोही हैं। आप जैसे देशद्रोही लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते रहेंगे। कॉन्सर्ट टिकट की ब्लैकमेलिंग के ऊपर भी इनके ऊपर कई बार एलिगेशन लगे हैं। और मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, बिकॉज आई वर्क इन द इवेंट इंडस्ट्री, मेरा उस इंडस्ट्री से पाला लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि बैक एंड पे कैसे चलता है। जब टिकट्स निकलती हैं इन आर्टिस्ट्स की, तो इनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है यही इन टिकट्स को खरीद लेती है। 50-60% टिकट्स जो है इनके द्वारा खरीद लिया जाता है, और फिर इनके द्वारा ही अलग अलग शेल कंपनियों के द्वारा या फिर जो टिकटिंग पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। समझ रहे हो इस बात को। और ये बाकी की जो टिकट्स होती है कॉर्पोरेट हाउसेस को बड़े दामों के ऊपर, या फिर इनके जो चेले चपाटे होते हैं, किसी ने 50 टिकट खरीद ली, किसी ने 70 खरीद ली, किसी ने 100 खरीद ली, यही जाके मार्केट में ब्लैक में बेचते हैं। और हर कोई 250 रुपये की टिकट 5000 में खरीदने के लिए तैयार रहता है। और ये पैसा जो है इसी तरीके से ब्लैक से वाइट किया जाता है और इसी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम करी जाती है। तो इनका जो दोसांझ जी का अपने डिफेंस में ये कहना था कि मुझे इस चीज़ से क्या लेने देना, कोई बाहर जाके खरीद रहा है कितने में, ये झूठ है, क्योंकि ये सारे के सारे आर्टिस्ट जो हैं इन सब चीज़ों के अंदर शामिल होते हैं। दोबारा से वीडियो को एडिट करके ये वाला पार्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि संजय दत्त वाला पोर्शन जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। दैट इज़ द रीज़न वाई ये वीडियो थोड़ा जो अपलोड हुआ है थोड़ा लेट हो गया, इसको री रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये वाला पोर्शन। तो हुआ यूँ कि हमारी एक मित्र ने इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत अच्छी मित्र हैं वो हमारी, एंड आई एम सेइंग दिस विदाउट टेकिंग इट विद फुल ड्यू रिस्पेक्ट, जो है मैं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों का रिएक्शन जान सकूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन डाली गई, आई लव यू संजू बाबा करके, संजय दत्त का फुल एकदम स्टाइल में चलते हुए वीडियो, एंड आई लव यू एंड फुल सपोर्ट संजय दत्त को। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा यार एक प्रूवन टेररिस्ट को, एक प्रूवन आतंकवादी को, एक अंडरवर्ल्ड से रिलेशनशिप रखने वाले इंसान को कोई ऐसे सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो उधर से रिप्लाई आया, एक तो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान सबको हो गया है, क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन है, क्या डिल्यूजन है, मतलब उस पर नहीं जाएंगे। कि संजय दत्त जो है, रिप्लाई आया कि संजय दत्त इनोसेंट था। अगर गलती से कोई गलती हो जाए, बचपने में कोई गलती हो जाए, बचपने से कोई गलती हो जाए बच्चे वाली बुद्धि से, तो उसको ज़िंदगी भर सज़ा नहीं दी जा सकती।
मैंने कहा भाई पर इस इंसान ने जो इलीगल गन्स रखी थी AK-56 जो कि इसने आतंकवादियों से ली थी, और वही उन्हीं टाइप का गन्स जो हैं बाद में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल भी किया गया था, और जो RDX जिसकी वजह से मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका क्या। तो उन्होंने कहा कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, ये तो सिर्फ मीडिया की खबरें हैं। तो बेसिकली 30 साल से मीडिया झूठ बोल रहा है। संजय दत्त ने इकबाल जुर्म जो है वो गलत किया था कि RDX से भरा हुआ ट्रक उसके घर के ऊपर था जो आगे ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसका इस्तेमाल किया गया बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर। फुल तसल्लीपूर्वक संजय दत्त को यहाँ पे डिफेंड किया गया। तो मैंने कहा उस लॉजिक से तो कि अगर, और हाँ ये भी कहा गया कि अगर कोई इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसको ज़िंदगी भर सज़ा नहीं दे सकते। मैं कहा फिर तो एक काम करते हैं, जो इन्होंने पहलगाम में जो अटैक करके जिन लोगों ने हत्याकांड किया है आतंकवादियों ने, वो भी अगर आगे सरेंडर कर देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो हम उन्हें भी कह देते हैं कि भाई इट्स ओके। जो मर्डर करते हैं लोग वो भी आके सरेंडर करके सॉरी बोल दे तो हम उनको 2-4 साल की सज़ा देके छोड़ देंगे। जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, जो महिलाओं का रेप करते हैं, जो लड़कों का रेप करते हैं, माइनर्स को आतंकवाद में फंसाते हैं, वो भी अगर आपको आके सॉरी बोले तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो बोला कि नहीं, जो रेप करते हैं उनको तो माँ बाप को भी फांसी दी जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे माँ बाप को भी फांसी दो रेप करने के लिए। लेकिन जब मैंने ये कहा कि उन फैमिलीज़ को बोलो जिनके मुंबई में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने माँ बाप को खोया, भाई ने बहन को, रिश्तेदारों ने एक दूसरे को खोया, यू गो एंड टेल दिस टू देम कि क्या आप संजय दत्त को माफ़ कर सकते हो उस RDX के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो फिर वही बकैती स्पिरिचुअलिटी वाली, दिस वाली दैट वाली, कि वो तो बचपन में था, इनोसेंट में था। फिर ये कहा गया कि मीडिया की खबरें सुन के नहीं बोलना चाहिए जब तक आप सामने वाले से बैठ के बातें ना करो। मैंने कहा तो क्या आपने बैठ के उनसे बातें करी है संजय दत्त के साथ? तो कहा कि मैं भी उस फील्ड में एज अ मीडिया स्पीकर नहीं आई हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आऊँगी मैं उन बातों को शेयर करूँगी। यानी आई एम अज्यूमिंग कि शी हैज़ सैट डाउन विद संजय दत्त और उनको अंदरूनी खबरें पता है, जो कि आज तक 30 साल से संजय दत्त के अगेंस्ट में जो है, जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसको ध्वस्त करने के लिए ये बिल्कुल तैयार बैठी हैं। जो ब्लाइंड फॉलोइंग वाली मैंने दिलजीत दोसांझ के बारे में बोली थी, वो इस पॉइंट के साथ ही जोड़ना चाहता था कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऐसी है कि इंसान सड़क पे गाड़ी चला के लोगों को मारने वाले को भी माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। शराब के नशे में हर दिन धुत दिखने वाले इंसान को जो दिखता है और जो RDX वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन कर चुका है उसको भी माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर वही इंसान घर के बाजू में कोई हो, अगर वो शराब पीता हुआ एक दिन घर के बाहर दिख जाए, तो उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता है इन्हीं महिलाओं के द्वारा, इन्हीं घर वालों के द्वारा कि देखो भाई किस तरीके का इंसान है। आप शराब पियोगे, आप नॉनवेज खाओगे तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन जब इनके आइडल्स इनको दिखाई देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कौन शराब पी रहा है, कौन नॉनवेज खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है। लेकिन RDX का ट्रांसपोर्टेशन करके लोगों को मौत की घाट उतरवाने, लोगों को सपोर्ट करने वालों के लिए मेरे मन में कोई फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इज्जत नहीं रह जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मेरे फ्रेंड्स की संख्या जो है दिन पे दिन घटती जा रही है। भारत की जनसंख्या स्पेशली अ सर्टन सेक्शन बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है उसमें मेरा भी हाथ है। एक तो ये कि मेरी मित्रता कम हो रही है ऐसे लोगों से, दूसरा इसी चक्कर में शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि हर दूसरी तीसरी लड़की जो है साला वो वोक निकलती है। और इसी तरीके की बकैतियाँ देखिए ये इस बात की पुष्टि कर देती है कि व्हाट्सअप से पढ़ने वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और फैक्ट्स से रिलेशन रखने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। इसीलिए कभी कभी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मन के अंदर भी शंका आती है कि क्या हम ही चूतिए हैं कि सच बता के या फैक्ट्स बता के या इस तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने ला के प्रस्तुत करते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोपोगेंडा ऑफ द फैंटेसीज जो कि यूट्यूब पे ज़्यादा बिकती हैं, जो कि ऑडियंस को देखने में अच्छी भी लगती हैं। क्योंकि भाई घर हमें भी चलाना है, और जिस तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे इस समय, दिल की सुन के और दिमाग से समझ के रिसर्च करके, उस तरीके से तो नहीं चलेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग हो सकता है एक दिन मैं भी इनके प्रपंच में फंस जाऊं और मैं भी उस फैंटेसी लैंड के अंदर शामिल हो जाऊं जहां पे आतंकवादियों को समर्थन करना एक बहुत सा नॉर्मल ट्रेंड हो जाएगा। मुझे बचा सिर्फ आप सकते हो। पर फिलहाल आगे वीडियो को देखिए। नाउ हैविंग शेयर्ड व्हाट हैज़ हैपेंड, जो लोगों का गुस्सा आ रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर, 2-3 सवाल तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से वीडियो के अंदर पूछ लिए। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूँ। इनका जो ये कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको एक जैसा लगता ही होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करतार सिंह की तरफ जो है लोग जा रहे थे गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई मत जाओ, अभी थोड़ा माहौल गर्म चल रहा है। तो इनका ये कहना था कि ये तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम अच्छे से जानते हैं, हम पर गोलीबारी नहीं करेंगे। पर हुआ क्या?
हुआ ये कि गोलीबारी तो हुई हुई हमारे सिख भाइयों के ऊपर, आपके गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी मिसाइलें दागी गई, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे अरसे के बाद, एक बड़े लंबे अरसे के बाद गोल्डन टेम्पल की लाइटें पहली बारी बंद करी गई, उसे अंधकार में रखा गया। अंदर वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए और जो मिसाइलें पाकिस्तान के द्वारा दागी गई थी उनको उस उस टेम्पल को, उस गुरुद्वारे को उस रात उस तरीके से बचाया गया अगले 2-3 दिन तक। पर आपकी एक टिप्पणी, एक रिएक्शन भी नहीं आया इस चीज़ की भर्त्सना करते हुए कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक कैसे कर दिया। उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन हानिया आमिर के साथ चुकू-चुकू करते हुए, चुकू-चुकू तो खैर हो गया होगा, उसके बाद ही पाकिस्तान गई होगी वो, तो आपने उस चीज़ को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब यूट्यूब पे आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे आपने इसलिए किया क्योंकि वीपीएन का इस्तेमाल करके हानिया आमिर आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकती है और वहाँ से अपने इंस्टाग्राम पे उसको शेयर कर सकती है। तो आपको क्रॉस प्रमोशन चाहिए ही चाहिए और आपको पाकिस्तानी ऑडियंस का जो सपोर्ट चाहिए था, वो भी आपने हासिल कर लिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि दिलजीत दोसांझ ने जो किया, क्या वो सही है या गलत है? पहला तो ये। दूसरा ये, हानिया आमिर जैसी 2 टकिया औरतों को, महिला नहीं बोलूँगा मैं इसको, औरत ही बोलूँगा, 2 टकिया औरतों को हिंदुस्तान में स्क्रीन के ऊपर अगर दिखाया जाता है तो क्या इस फ़िल्म को बॉयकॉट छोड़ो, क्या इस फ़िल्म को बैन नहीं किया जाना चाहिए? अब कोई बोलेगा कि ये फ़िल्म जो है पहलगाम अटैक के पहले शूट करी गई थी तो उसके अंदर क्या, मतलब हाउ डज़ इट मेक सेंस? पहला तो ये कि हानिया आमिर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया हिंदुस्तान से जाते ही, पहला वो कि यू कैन नॉट अलाउ हानिया आमिर टू बी ऑन इंडियन स्क्रीन। दूसरा ये, जो भी पैसा लगा है फ़िल्म को बनाने में, साले तो 2 रुपए वाले एक्टर्स हैं। दिलजीत दोसांझ भी कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं है सच। पर क्या देश के लिए आप वो घाटा नहीं ले सकते? कांट यू टेक दैट हिट कि चलो इतना करोड़पति अरबपति इंसान है यार, 10-15-20 करोड़ रुपए स्वाहा भी हो गए तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौरान गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हुआ उसमें दिलजीत दोसांझ जैसे लोगों का कुछ ना कहना क्या इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये अपने पाकिस्तानी आकाओं से डरते हैं? इनका ये कहना है कि मैं भारत में टैक्स देता हूँ इसलिए मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कुछ भी करने की। भाई आप भारत में टैक्स देते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे बेहुदा डिफेंस के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आप दे दीजिए इसका आंसर। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा रेंटिंग वाला थोड़ा ज़्यादा लगा हो, पर दिलजीत दोसांझ के द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है इससे मैं तो आहत हुआ ही हुआ हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग भारत के वो दोगले लोग जो पाकिस्तानियों को अपना प्रेमी मानते हैं, उनकी महिलाओं को देखकर खुश हो जाते हैं और स्वयं सुख प्राप्ति के लिए हस्तमैथुन जैसी हरकतों में विलीन हो जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इन घटिया लोगों को अपने देश में आके उनको परफॉर्म करने की परमिशन देते हो और जब भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में खड़े भी होते हो। पीपल लाइक यू हु सपोर्ट पीपल लाइक देम आर नॉट इंडियंस। आप लोग एक ऐसे घटिया प्रणाली से प्रज्वलित हुए हुए कीड़े हो जिनका ह्यूमन बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी की जनता क्या सोचती है कमेंट करके बता सकती है। और अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल का मेंबर बनकर फाइनेंशियल चैनल को सपोर्ट करिए। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।